सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर आज की क्लास में हम कवर करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन कैश शीट बैंक। सही है। हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वेरीफाई कर लिया, हमने इंटेंजिबल एसेट वेरीफाई कर लिया, हमने कैश शीट बैंक कैश इन हैंड वेरीफाई कर लिया। आज हम वेरीफाई करने जा रहे हैं सर, हम आज वेरीफाई करने जा रहे हैं सर कैश शीट बैंक। कैश शीट बैंक, लेट सपोज मैंने क्लाइंट से पूछा, अब कैश शीट बैंक में सीन क्या होता है। अब बैलेंस शीट में कैश शीट बैंक आ रहा है, लेट सपोज क्लाइंट की बैलेंस शीट पे कैश शीट बैंक आ रहा है सर। हम ऑडिट कर रहे हैं 2019 का और 2018 कंपेरेटिव फिगर बैलेंस शीट में आ रही है। जो जो ऑडिट हो चुका होता है पीरियड वो यहाँ पे लिखा होता है ऑडिटेड, ठीक है। जो नहीं लिखा नहीं होता सर उसको वो यहाँ पे लिखा होता है अनऑडिटेड। जब भी अनऑडिटेड लिखा हुआ हो मतलब ये वाली जो फिगर्स है 2019 वाली, ये भरोसे के लायक नहीं है सर, ये रिलायबल नहीं है। क्योंकि ऑडिट जब हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रेडिबिलिटी आ जाती है, सही है ना, भरोसे के लायक हो जाती है, वहां पे गलतियां नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ अनऑडिटेड है मतलब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब इसके अंदर गलती के चांसेस है। ऑडिटेड मतलब ये हम पढ़ के आए हैं सर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कैश शीट बैंक में सर लेट सपोज क्लाइंट के पास अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है सर, 6,600,000। यहाँ पे आ रहा था कोई सर 450,000, ठीक है। अब मैं पूछूंगा क्लाइंट से, यार ये तुम्हारा 450,000 जो है ये किस चीज का है। तो वो बोलेगा यार मैंने पूछा, मैं ये जो 600,000 है इसकी डिटेल क्या है। तो ये बोलेगा सर ये बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। मैं पूछूंगा कितने बैंक अकाउंट से, कितने बैंक अकाउंट से। तो अगर वो जितने बैंक अकाउंट्स होंगे वो बताएगा हमें। लेट सपोज उसने कहा कि सर मेरे जो है ना 3 बैंक हैं, 3 बैंक हैं सर या 2 बैंक हैं। भाई कितने बैंक हैं, 2 बैंक हैं सर। बैंक मैं बोलूंगा जितने बैंक हैं उनकी डिटेल मुझे दे दो। उसने बताया सर बैंक के एक एमसीबी, एक है यूबीएल, ठीक है। मैं पूछूंगा कहाँ कहाँ पे इनके अकाउंट है। उसने बताया सर इनके जो अकाउंट है ना वो है एक इनका शारा फैसल पे, शारा फैसल की ब्रांच में अकाउंट है एक हमारा, ठीक है। एक ये जो है ना हमारा सर सदर में है, सदर में, ठीक है भाई, ओके डन हो गया। सर ये मेन से अकाउंट नंबर भी ले लूंगा, अकाउंट नंबर भी ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन बैंक्स को क्या, अब मैं मुझे क्या करना है, कैश शीट बैंक पे कितनी असर्शन है सर, 4 असर्शन है। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, अलोकेशन। अब मुझे चेक करना है कि यार क्या ये अकाउंट वाकई एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। क्लाइंट कह रहा है हमारे बैंक में अकाउंट है और उनमें इतना बैलेंस पड़ा, मुझे चेक करना है अकाउंट एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। तो एग्जिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि सर मैं कंफर्मेशन सेंड करूंगा, मैं इन दोनों अकाउंट्स की कंफर्मेशन सेंड करूंगा, बैंक को कंफर्मेशन सेंड करूंगा और उनको बोलूंगा बैंक बैंक मुझे ये बताओ कि जून 30 ईयर एंड पे मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा विदाउट बैलेंस। जून 30 2019 पे तुम दोनों का कितना बैलेंस है इस क्लाइंट का तुम्हारे अकाउंट में, जो अकाउंट इन्होंने मेंटेन किया है वो हमें बताओ जून 30 2019 में कितना बैलेंस है, और डायरेक्ट हमारे पास रिप्लाई दे देना। तो एक तो कंफर्मेशन सेंड करूंगा, दूसरा मैं क्या करूंगा क्लाइंट को बोलूंगा अब ये मैंने कंफर्मेशन सेंड कर दी, अब एमसीबी भी मुझे रिप्लाई दे देगा और सर यूबीएल भी मुझे रिप्लाई दे देगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा यार ये जो 6 लाख तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, ये जो 6 लाख तुम कह रहे हो कि हमारे पास 2019 में 6 लाख का बैलेंस है, कौन से बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तुम कह रहे हो ना 2 बैंक अकाउंट है, कौन से बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो वो बताएगा अपने लेजर के हिसाब से, ठीक है ना, एज पर लेजर, एज पर लेजर वो हमें बताएगा कि यार एमसीबी और सर यूबीएल के सर वो बताएगा जून 30 पे हमारे पास लेजर में जो बैलेंस है वो बताएगा। लेट सपोज सर यहाँ पे है कोई, यहाँ पे है कोई सर 450 और यहाँ पे है कोई 1.5 लाख, ऐसे मिला के
ये बन गया 6 लाख। वो इस तरीके से हमें ना बता रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है भाई ये तो सही हो गया। तुम्हारे पास ईयर एंड पे बैंक की स्टेटमेंट आई होगी, जून 30 की बैंक स्टेटमेंट आई होगी। सर बिल्कुल आई होगी। ये मैं कौन सी तारीख पे डिटेल ले रहा हूँ उनको, आज क्या तारीख है जिस तारीख में मैं डिटेल ले रहा हूँ। लेट सपोज आज है सर जुलाई 20, जुलाई 20 2019, जुलाई 20 2019 से मैं ऑडिट कर रहा हूँ जून 30 2019 तक। मैंने बोला यार तुम्हारे पास जून 30 2019 तक वो आ गई होगी, बैंक स्टेटमेंट आ गई होगी। उन्होंने बोला बिल्कुल सर आ गई होगी, बैंक ने हमें स्टेटमेंट भेजी है। तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से लेट सपोज सर इसका आ रहा है 4.5 लाख, और सर इसका आ रहा है कोई 2.5 लाख। तो मैंने बोला यार अब ये डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर तो डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर तो डिफरेंस नहीं है, ये तो सही है, इससे मैं मुताफिक हूँ सर, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है 100,000 का, ये किस चीज का डिफरेंस है। तो उसने बोला सर ये रिकंसिलेशन। मैंने बोला ये जब भी बैंक में और लेजर में जब भी बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट, जब भी बैलेंस इस पर बैंक लेजर डिफरेंस आए तो क्या बननी चाहिए। उसने बोला सर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। मैंने बोला तुम्हारे पास नहीं बनता, वो सबके पास बनता है। मैंने बोला वो दिखाओ मुझे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उसने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दिखाई, उसके अंदर सर एक प्रेजेंट चेक आ रहे थे, ठीक है ना, एक प्रेजेंट चेक आ रहे थे और एक आ रहा था प्रेजेंट सर अनक्लियर्ड चेक्स, ठीक है ना, एक प्रेजेंट चेक आ रहा था, एक अनक्लियर्ड चेक आ रहा था, पोस्ट डेटेड चेक जिस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो सर वो यहाँ पे मिला के, ये दोनों मिला के 8 सब्ट्रैक्ट करके रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में जो सम बन रहा था, जो ये रिकंसिलेशन का सम बन रहा था वो कोई 1 लाख बन रहा था, और आखिर में डिफरेंस ये दोनों मिला के, ये और ये मिला के निल हो रहा था। मैंने क्या किया सर, मैंने किया क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मैंने डिटेल्स ऑफ अकाउंट मांगी, मैंने सर उनको कंफर्मेशन सेंड की, मैंने बोला बैलेंस इस पर बैंक लेजर बताओ, मैंने बोला सर बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट बताओ, मैंने बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस इस पर बैंक लेजर का डिफरेंस कंपेयर किया। अगर डिफरेंस नहीं है तो ठीक है, जैसे इसके अंदर नहीं है तो इसकी रिकॉन में क्यों मांगूंगा रिकंसिलेशन। अगर जैसे बीआरएस होती है ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, अगर डिफरेंस है तो मैंने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगी, उसने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दी, वो उस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड, मस्ट बी अप्रूव्ड, ये अप्रूव होनी चाहिए सर, अप्रूव बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। और सर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ये डिफरेंस मैच हो रहा है। अब ये मैंने इस तरीके से कर लिया, ओके हो गया सिस्टम। अब जो बैलेंस है इस पर बैंक कंफर्मेशन आना चाहिए, अब कंफर्मेशन भी जवाब मिलेगा, कंफर्मेशन का जो जवाब आना चाहिए वो किससे इक्वल होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल, सर ये मैच होना चाहिए, इट मस्ट बी मैच्ड, किससे मैच होना चाहिए सर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी किसने किसने भेजी होगी क्लाइंट को, बैंक स्टेटमेंट भी किसने भेजी होगी सर, बैंक ने भेजी होगी, और सर कंफर्मेशन भी किसने भेजी है, हमें बैंक ने भेजी है। तो बैंक को चाहिए मेरे हिसाब से कि ये बैलेंस एमसीबी वाले 4.5 लाख कंफर्म करें, यूबीएल वाले 2.5 लाख कंफर्म करें, ठीक है। अब होगा क्या, अब यहाँ पे सारी चीजें तो वेरीफाई हो गई। अब सीन ये कि ये क्लाइंट की बनाई हुई है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्लाइंट कह रहा है, मैंने बोला ये 100,000 का क्यों डिफरेंस है। क्लाइंट ने बोला यार मैंने ना अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है, मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है, ठीक है ना, सप्लायर को मैंने चेक प्रेजेंट कर दिया है, उसने जाके बैंक से लिया नहीं था जून 30 तक। ये कब तक की समरी है, जून 30 तक की समरी है ना, जून 30 तक ये बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस जून 30 तक रिपोर्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जून 30 तक रिपोर्ट हो रहा है। तो मैंने बोला कि आपके पास 1.5 लाख है, 100,000 से क्यों कम है। इसने बोला यार मैंने ना यहाँ पे 2 चेक दिए थे, एक चेक था 50,000 का, मैंने अपने सप्लायर को दे दिया था, उसने जाके ना बैंक से कलेक्ट नहीं किया, और एक चेक दिया था मैंने कितने का, 75,000 का। तो ये दोनों चेक जो है ना, ये सब मैंने दे दिए थे जब भी मैंने यहाँ पे लेस कर दिए, पर क्लाइंट ने जाके ना लिए नहीं है, बैंक से लिए नहीं है। अच्छा, मैंने बोला यार ये तो मतलब जो है ना फिर तो और कम होने चाहिए। इसने बोला नहीं नहीं, एक हमें चेक मिला भी था जो कि हमने बैंक में जमा करवा दिया था, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ था,
वो कितने का था? वो था 25,000। क्योंकि आप जब बैंक में जमा करवाते हो ना तो 1-2 दिन लग जाते हैं क्लियर होने में, जब आप चेक जमा करवाते हो। तो मैंने बोला ठीक है, अब तुम ऐसे कह रहे हो कि इनकी वजह से ये हुआ है, तो इस चेक का कोई, ये तुमने चेक इशू किया होगा तो इसकी भी मैं वेरिफिकेशन चेक कर लेता हूँ। इसकी पहले मैं क्या कर लूंगा, इसकी ना मैं पहले कैलकुलेशन चेक कर लूंगा, इसकी मैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी कैलकुलेशन चेक कर लूंगा। मैं चेक करूंगा 50,000 और 75,000 कितने हो गए सर? ये हो गए 125,000, और इसमें से माइनस करो 25,000, 1 लाख। हाँ वाकई 1 लाख का फर्क है, सही है। अब मैं चेक करूंगा कि वाकई ये सच कह रहा है गलत कह रहा है। तो मैं क्या चेक करूंगा सर, अब इसको मैं इस तरीके से चेक करूंगा ये रिकंसिलेशन सही से बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। मैं क्या करूंगा, 50,000 का बोलूंगा भाई तूने जो ये इशू किया तो इसका कोई चेक नंबर तो होगा। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल है चेक नंबर। मैंने बोला इसका भी होगा चेक नंबर? उसने बोला बिल्कुल है। मैंने बोला ये आपको चेक मिला, इसका भी तो कोई चेक नंबर होगा? उसने बोला बिल्कुल है सर। मैंने बोला सर, अगर ये जून 30 तक उसने, क्लाइंट ने आपके ये पैसे रिसीव नहीं किए, जून 30 तक नहीं किए, या जून 30 तक ये आपने चेक जमा करवाया था, ये अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर्ड है, तो अभी मैं कौन सी तारीख पे खड़ा हूं सर? अभी मैं खड़ा हूं जुलाई 20 पे। तो 20 दिन के अंदर तो ये क्लियर हो चुके होंगे ना, 20 दिन के अंदर तो क्लाइंट ने पेमेंट ले ली होगी, ठीक है ना? और 20 दिन के अंदर आपका ये चेक क्लियर भी हो चुका होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो चुका होगा। तो मैंने बोला तो अगर हो चुका होगा तो किसके अंदर आ रहा होगा? उसने बोला सर बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ रहा होगा। तो मैंने बोला ऐसा करो, 20 जुलाई 20 जुलाई तक 20 जुलाई तक की बैंक स्टेटमेंट मंगवा के दे दो मुझे। इसको बोलते हैं, अगर मैं ईयर एंड के बाद की बैंक स्टेटमेंट ले लूं तो इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट। सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट मैंने ले ली 20 जुलाई 2019 तक की। जब मैंने 20 जुलाई 2019 तक की ले ली तो उस स्टेटमेंट के अंदर अगर वो सच कह रहा है, अगर वाकई चेक हमने दिया हुआ था, तो इस अमाउंट का चेक नंबर आ रहा होगा, और जो चेक नंबर इसने हमें यहाँ पे बताया वही आ रहा होगा। यही चेक नंबर आ रहा होगा और यही अमाउंट आ रहा होगा इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर, इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और ये अमाउंट भी क्लियर हो रही होगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मेरी ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मेरा कैशेड बैंक के सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गए। अगर आप अब यहाँ से लेके अगर सर आप यहाँ तक रीड कर लेंगे ना, तो आपका ये बैंक स्टेटमेंट वाला कैशेड बैंक के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कवर हो जाएंगे। सर रीड कर ले जल्दी से, तो फिर बताएं आगे बढ़े होता है। सर आ जाए, अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। सर प्री पेमेंट, अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं प्री पेमेंट्स। सर प्री पेमेंट का क्या हिसाब किताब है? सर प्री पेमेंट होती क्या है? प्री पेमेंट सर ये होती है कि एक मेरा एक्सपेंस है, उसकी मैं सर एक्सपेंस अकर होने से पहले मैं उसकी एडवांस में पेमेंट कर दूं। प्री पेमेंट इज माय एसेट। जैसे कि मेरा सर टेलीफोन का बिल आता है, जैसे सर आपका मोबाइल का बिल है, एक प्री पे बिल है, एक पोस्ट पे होता है। मैं इसी तरीके से, ये प्री पेमेंट क्या होता है, आप पहले से ही एक्सपेंस सर अकर होने से पहले ही आप पेमेंट कर लेते हो। तो सर जैसे एक्सपेंस अकर हो जाता है तो फिर उस प्री पेमेंट में से वो लेस होके एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है ना? तो जब तक आपने एक एडवांस में पेमेंट कर दी, मतलब वो आपका एसेट है, अभी आपने उसमें से सर क्या करना है, बेनिफिट ऑब्टेन करना है, ठीक है ना? तो जैसे कि आपने, आपका बिजली का बिल आता है लेट सपोज कोई, या इंटरनेट का बिल आता है, आपका टेलीफोन का बिल आता है इंटरनेट का सर 1,000 रुपए पर महीना, ठीक है ना? अब आपने क्या किया कि 2 साल के पैसे दे दिए, तो आपने कितने पैसे दे दिए सर? 2,400 रुपए। 2,400 रुपए आपने दे दिए। तो अब ये बताएं कि 2,400 जब आपने पैसे दे दिए, उसके बाद 1 साल गुजर गया, अब आपके बैलेंस शीट में कितने की प्री पेमेंट आ रही है सर? 2,400 पैसे दे दिए थे साल के स्टार्ट में, 2 साल के हमने पैसे दे दिए थे, 1 साल गुजर गया, तो मतलब 1,200 चले गए। बाकी जो प्री पेमेंट बची वो कितने की बची सर? अब प्री पेमेंट बची बाकी 1,200 रुपए की, बाकी प्री पेमेंट बची सर 12,000 रुपए की, 12,000 रुपए की, सॉरी 12,000 रुपए की प्री पेमेंट बच गई। अब एक बात सुन ले सर, प्री पेमेंट 12,000 रुपए की अगर बच गई तो इसका मतलब अब आपके बैलेंस शीट पे प्री पेमेंट कितनी आनी चाहिए सर? 12,000 की आनी चाहिए। अब मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी प्री पेमेंट की बात होगी तो मैं क्या करूंगा, प्री पेमेंट का एक शेड्यूल लेता हूँ।
प्री पेमेंट का शेड्यूल मतलब जनरल लेजर, ठीक है ना, कि मैं उस शेड्यूल को क्या करता हूँ, उस शेड्यूल की ना मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता हूँ कि यार वो सही से टोटल हुआ है, और उस टोटल को मैं क्या करता हूँ, मैच करता हूँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेड्यूल का बैलेंस, लेजर का बैलेंस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट हो, लेजर में कुछ और अमाउंट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और अमाउंट हो, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या करता हूँ सर, मैं पूछता हूँ कि कौन सी चीज के अगेंस्ट आपने प्री पेमेंट की है। जरूरी तो नहीं टेलीफोन के अगेंस्ट प्री पेमेंट की हो सकता है इंश्योरेंस के अगेंस्ट प्री पेमेंट कर ली हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट प्री पेमेंट कर ली हो सकता है आपने किसी, हो सकता है सर आपने किसी और चीज के अगेंस्ट प्री पेमेंट कर ली हो। तो सर इन डेट डेट केस हम हमेशा पूछते हैं नेचर ऑफ प्री पेमेंट क्या है, किस किस को आपने प्री पेमेंट की है, और फिर मैं उसको क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ प्रायर पीरियड से। क्योंकि एक क्लाइंट होता है ना, तो वो हर साल उसकी ना हमेशा एक चीज की, जैसे बिजली का, जैसे टेलीफोन का बिल होता है सर, वो हमेशा उसकी नेचर इसी तरीके से क्लाइंट की चलती है कि वो सर प्री पेमेंट के हिसाब से चल रहा होता है, वो प्री पेमेंट के हिसाब से चल रहा होता है। वो हमेशा क्लाइंट क्या करता है, उसकी ना पहले ही पेमेंट कर लेता है, उसकी पहले ही सर बाद में पे नहीं करता, खर्चा करने से पहले ही पैसे पे कर लेता है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा शेड्यूल आ रहा होगा ना कि किस चीज के अगेंस्ट आपने पेमेंट की है प्री पेमेंट की, जो ईयर एंड पे आ रहा है, उसको कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर से, कहीं कोई नई चीज तो नहीं है, अगर नई चीज है तो वो मैं पूछ लूं। फिर क्या करता हूँ मैं सर, अब प्री पेमेंट उन्होंने कर ली है, अब प्री पेमेंट कर ली है ना, तो मैं क्या करूंगा कि जब उन्होंने पेमेंट की थी ना, जब उन्होंने पेमेंट की थी 24,000 रुपए की, मैं बोलूंगा यार अब ऐसा करो 24,000 का ना आप वाउचर दिखाओ मुझे, 24,000 का वाउचर दिखाओ। तो 24,000 का वाउचर दिखाएंगे, उसकी मैं बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूंगा, सैंपल उठा के, हाँ भाई बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया, हाँ वाकई 24,000 की पेमेंट हुई है, जितनी भी पेरी पेमेंट हुई है ना, मैं इन सब का सैंपल लगा के चेक कर लूंगा वाकई वो पेमेंट हुई है कि नहीं, बिल्कुल हुई है। उसमें से बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूंगा, उसमें देख कितने एक्सपेंस आउट हो चुके, एक्सपेंस आउट की एंट्री लगती होगी सर, कैसे एंट्री लगती होगी सर, आपका टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाता होगा और क्रेडिट हो जाता होगा प्री पेमेंट। जब सर प्री पेमेंट की एंट्री लगती है तो क्या लगती है, जब आप पेमेंट करते हो प्री पेमेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। जब आखिर में आप एक्सपेंस हो जाता है तो क्या एंट्री करते हो सर, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, या जिसके अगेंस्ट आपने प्री पेमेंट की इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, सर प्री पेमेंट क्रेडिट। तो मैं क्या करता हूँ, वो रिकैलकुलेट करके देख लेता हूँ। जैसे कि 24,000 रुपए की हमने पेमेंट की थी सर, लेट सपोज जनवरी की 1 तारीख को, तो अब मैं क्या करूंगा, उस पेमेंट को मैंने चेक कर लिया बैंक स्टेटमेंट से, और फिर रिकैलकुलेट करके देख लिया, हाँ यार मंथली जो खर्चा है वो कितने 1,000 रुपए, तो 12 महीने निकल गए, तो 12,000 रुपए ब्लेस हो गए, 12,000 की वाकई रीपेमेंट, वाकई प्री पेमेंट होनी चाहिए। उसके बाद मैं ये चेक करूंगा, अगर ये वाकई प्री पेमेंट है टेलीफोन के अगेंस्ट, तो आने वाले मंथ्स में इसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, आने वाले मंथ्स में इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री होनी चाहिए, हर मंथ इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री होनी चाहिए। एक मंथ गुजर जाएगा तो फिर हमारा वो एसेट नहीं रहेगा ना। तो मैं सब्सिक्वेंट लेजर के अंदर भी चेक कर लूंगा क्या वाकई एडजस्टमेंट की एंट्री हो रही होती है। जैसे एडजस्टमेंट की एंट्री क्या सर, जैसे क्या आपने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास की होगी ना, ट्रायल बैलेंस में नीचे जो एडजस्टमेंट आ रही होती थी, जिसके अंदर टेलीफोन का बिल आप रीपेमेंट में दे देते थे तो 6 महीने गुजर जाते थे, अब सर आप एडजस्टमेंट की एंट्री पास करें। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। लेट सपोज हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, और मैं जनवरी 30 तक का बिल चेक, लेजर चेक कर लूंगा प्री पेमेंट का, क्या वाकई प्री पेमेंट क्रेडिट हो रहा है किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट, क्योंकि 1 महीना गुजर गया तो होनी चाहिए ना, तो वो भी मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि अगर प्री पेमेंट होगी तो एडजस्टमेंट होनी पड़ेगी। तो ये हिसाब किताब है सर, ठीक है। इस तरीके से आपका प्री पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, तो जैसे आपका प्री पेमेंट भी खत्म हो जाए, जल्दी से रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी हम वेरीफाई करने जा रहे हैं ट्रेड रिसीबल, ट्रेड डेट्स बोले, रिसीबल बोले, डेटर्स बोलो, एक ही बात है। सर डेटर्स क्या होते हैं सर, डेटर्स आपके वो होते हैं जो कि आप जिनको सेल करते हो उधार पे, जिनको क्रेडिट पे सेल करते हो। तो हमेशा याद रखो, जिसको भी आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से होता क्या क्या है, हमेशा सबसे पहले तो एंट्री हो रही होती है सेल क्रेडिट, सर डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट डेटर डेबिट। और हर डेटर का आपने आईए के अंदर पढ़ा होगा, उसका डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बन रहा होता है, डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बन रहा होता है, पार्टी वाइज लिस्ट बन रही होती है, ठीक है ना।
तो ये हिसाब किताब होता है। दूसरी चीज सर, आपने अगर रेशोज पढ़े होंगे तो डेटर का टर्नओवर रेशो भी होता है, कितने दिन के अंदर कितनी सेल होती है, कितने दिन के अंदर वो पैसे दे देता है। दूसरी चीज सर, एक ये भी हिसाब किताब होता है डेटर के अंदर, हम उनकी क्या करते हैं सर, डेटर किसी को अगर सेल रिटर्न भी हो रही हो तो डेटर में, तो सर उसका ये हिसाब किताब होता है कि सेल रिटर्न या डेटर को क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, आपको पता होगा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। या सर अगर मैं किसी को क्रेडिट नोट डेबिट नोट पता है ना, अगर डेटर ने मुझे गुड्स वापस कर दी तो वो मुझे बदले में क्रेडिट नोट इशू कर देता है। तो ये सारी चीजें डेटर से रिलेटेड यही चीज है। और एक चीज ये भी है कि डेटर से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है ना। तो सर ये हिसाब किताब है। तो ये आईएएस कह रहा होता है सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना सर, वो डेटर की ट्रीटमेंट यही कहते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता। अब बात ये कि सर सबसे पहले मैं डेटर में करूंगा क्या, सबसे पहले जो भी मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर वेरीफाई कर रहा हूं, तो सबसे पहले जो जितने भी मैंने बैलेंस शीट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर वेरीफाई किए, सबसे पहले पहली पॉइंट क्या है, हमेशा पहली पॉइंट ये है कि आप क्या करो सर, लिस्टिंग ले लो, शेड्यूल ले लो। हम क्या करेंगे, हम सर इसका भी शेड्यूल ले लेंगे, हम इसकी भी लिस्टिंग ले लेंगे। लिस्टिंग इसकी कहाँ से लेंगे, हम इसकी लिस्टिंग लेंगे सर सेल लेजर से, और सर सेल्स लेजर से हम इसकी लिस्टिंग लेके, ठीक है, और इसको हम मैच करेंगे किससे सर, कंट्रोल अकाउंट से। कंट्रोल अकाउंट जो होते हैं ना, डेटर लेजर के कंट्रोल अकाउंट होते हैं, डेटर लेजर के कंट्रोल अकाउंट होते हैं, उससे मैच करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैच करेंगे। हमेशा याद रखना कि सेल्स लेजर और कंट्रोल अकाउंट में डिफरेंस आ सकता है, और जब भी डिफरेंस आता है तो इसकी भी रिकंसिलेशन बनती है। सर क्यों डिफरेंस आता है, कंट्रोल सेल्स लेजर ये होता है कि यार मैंने कौन कौन से बंदे को कितनी सेल की, क्योंकि हर हर कस्टमर का अलग से कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, और उन उन कस्टमर का फिर एक कंबाइन क्या होता है सर, उन कस्टमर का एक कंबाइन पार्टी वाइज लिस्ट बन रही होती है, उन कस्टमर का, हर कस्टमर का अलग अलग लेजर मेंटेन होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट। सर उन कस्टमर का फिर टोटल मिलके एक पार्टी वाइज लिस्ट बन रही होती है कि कितने कस्टमर के अगेंस्ट हमारे कितने पैसे पेंडिंग है। उन सब का जब मैं टोटल करता हूं तो वो किससे मैच होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो सेल्स लेजर का क्या काम, सेल्स लेजर का ये काम सर, जब भी सेल होगी किसी कस्टमर को तो उसकी एंट्री कहाँ पे हो रही होगी, डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो सर डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर एंट्री हो रही होगी, तो फिर सेल्स लेजर और डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट में मैच होने चाहिए। सर इसका फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होगा, सर इसका डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि अगर किसी कस्टमर का बेड डेट हो गया, उसको आपने राइट ऑफ कर लिया, या अगर किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दी, तो ये जो चीजें होती है ना, ये रिकंसिलेशन में आ जाती है। हमेशा मैं सेल्स लेजर से उठाऊंगा, उसको चेक करूंगा डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उससे मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा तो डिफरेंस क्या होगा, रिकंसिलेशन का होगा। सर दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि सर एक एक जो डेटर है, मैं क्या करूंगा सर, एक सैंपल उठाऊंगा। मैं डेटर की अब पार्टी वाइज लिस्ट ले ली ना, मैंने कस्टमर वाइज लिस्ट ले ली कि कितने कस्टमर को ड्यूरिंग द ईयर कितनी सेल हुई है। अब मैं क्या करूंगा, उन कस्टमर से सैंपल उठाऊंगा। 3-4 कस्टमर मैंने अमाउंट वाइज उठा लिए, उन सबको क्या सेंड करूंगा सर, मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं सबको कंफर्मेशन सेंड करूं। मैंने सर 1000 कस्टमर थे, मैंने उसमें से 100 कस्टमर उठाए, या सर 100 कस्टमर थे, मैंने उसमें से 10 कस्टमर उठाए। मैं 100 कस्टमर को कंफर्मेशन सेंड नहीं करता। 100 कस्टमर हैं, मैं सारे कस्टमर को, सब जितने कस्टमर हैं उन सबको कंफर्मेशन सेंड नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर को कंफर्मेशन सेंड करता हूं जितने मेरे, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, सबको कर सकता हूं चाहूं तो, पर मैं नॉर्मली नहीं करता। 100 में से मैं सैंपल लगाऊंगा, लेट सपोज 100 में से 10 कस्टमर मेरे सैंपल से सिलेक्ट हो गए। अब मैं 10 को क्या करूंगा, अब मैं फैसला करूंगा कि कितनों को पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, कितनों को नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, कितनों को सर दोनों सेंड करनी है, ठीक है ना। ये हिसाब किताब है। अब सर सीन ये है, तो सर अब सीन ये है कि कस्टमर को मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करूंगा, अगर वो रिप्लाई दे देगा तो वो कस्टमर मेरा वेरीफाई हो जाएगा। लेट सपोज 10 कस्टमर में से 3 ने रिप्लाई दे दिया तो वो तो वेरीफाई हो गए। लेट सपोज सर 10 कस्टमर में से 3 ने रिप्लाई दे दिया। मैं आपको ना ये यहाँ पे समझा दूं ड्रॉ करके। सर मेरा डेटर का बैलेंस था कोई 100 मिलियन,
टोटल बैलेंस शीट में बैलेंस शो हो रहा था 100 मिलियन। मैंने क्या किया, मैंने सैंपल लगाया तो इसके अंदर से सर 100 मिलियन में कितने कस्टमर थे, 100 कस्टमर थे, टोटल 100 कस्टमर थे। मैंने क्या किया, 100 कस्टमर में से सैंपल लगाया तो कोई सिलेक्ट हुए, कोई 25 कस्टमर, और इन 25 कस्टमर का जो बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोई कर रहा है सर 75 मिलियन टोटल एग्रीगेट। अब मैंने क्या किया, 25 को कंफर्मेशन सबसे पहले सेंड कर ली, कुछ को नेगेटिव की, कुछ को पॉजिटिव की। लेट सपोज मैंने सर 15 को जो है ना पॉजिटिव की और 10 को जो है ना मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन की, क्योंकि ये 15 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सर कर रहे हैं कोई 70 मिलियन, और ये 10 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई सर 5 मिलियन। ठीक है ना। तो इस 15 में से, इस 15 में से इस 15 में से सर मुझे जो है ना रिप्लाई आ गया, मुझे सर 15 में से 5 का रिप्लाई आ गया और वो एग्री हो गए, वो एग्री हो गए। तो ये मतलब मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस 5 का मिल गया। ठीक है ना। 5 का रिप्लाई आया, उन्होंने सर डिसएग्री किया, डिसएग्री किया। तो अब ये यहाँ पे क्या सीन होगा, कंफर्मेशन वाला सीन, एक्सेप्शन वाला, जो कि हम पढ़ के आए थे आयजा 505 के अंदर। मैं बोलूंगा क्लाइंट क्लाइंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, मुझे ये रिकंसाइल करके दे दो। तो एक्सेप्शन वाला सीन होगा, या तो फ्रॉड होगा, या तो एरर होगा, या तो सर कैश इन ट्रांजिट होगा, ये हिसाब किताब होगा। ठीक है। और सर 5 ने जवाब नहीं दिया, 5 ने नो रिप्लाई। इन दैट केस मैं क्या करूंगा सर, अदर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। अदर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। अदर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर सर मैं क्या क्या चेक करता हूँ, ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर के अंदर सर गुड डिस्पैच नोट चेक करूंगा। जरूर मैंने सेल की होगी तो गुड डिस्पैच नोट बना होगा, मैंने इनवाइस सेंड की होगी, ठीक है ना, और सर इनवाइस सेंड की होगी, तो ये सारी चीजें हो चुकी होंगी, उनका ऑर्डर आया होगा, तो ये हिसाब किताब। दूसरी चीज मैं इन 5 का क्या चेक करूंगा, मैं इन 5 का इनका रिप्लाई नहीं आया है, मैं इन 5 का चेक करूंगा कि सर इनकी क्या सब्सिक्वेंट रिसिप्ट हुई है। सब्सिक्वेंट रिसिप्ट मतलब बाद में पैसे आ गए हैं इनके, मतलब ईयर एंड के बाद अगर क्लाइंट कह रहा है कि ये मेरे 5 कस्टमर हैं, इनका हमें जवाब नहीं आया, इनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन में जवाब आ जाता तो बात ही खत्म हो जाती। अब क्या करूंगा, हो सकता है ये इन्होंने झूठे बना लिए हो, क्लाइंट ने जीटीएन झूठा बना लिया, इनवाइस झूठा बना लिया हो, तो मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा कि अब देखो ना ईयर एंड के बाद तो पैसे तो आने चाहिए ना। अब मैं क्या करूंगा, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक करूंगा, मतलब ईयर एंड के बाद, ईयर एंड मेरा कौन सा है, जून 30, जून 30 मेरा ईयर एंड है, जून 30 2019। तो मैं क्या चेक करूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं सर लेट सपोज जुलाई 30 पे, जुलाई 30 2019 पे खड़ा हूं। मैं जुलाई 30 तक की बैंक स्टेटमेंट ले लूंगा, मैं जुलाई 30 तक के डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट चेक कर लूंगा, मैं जुलाई 30 तक के सर आपका कैश बुक चेक कर लूंगा, क्योंकि पैसे आए होंगे तो यहाँ पे सारे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। मैं सर डेटर के लेजर चेक कर लूंगा, कैश बुक में पैसे आ रहे होंगे, डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ रहे होंगे, क्या सब्सिक्वेंट पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो ये हिसाब किताब है सर। मैं चेक कर लूंगा कि ये मेरा जो कस्टमर है, एक कस्टमर को मैं कितनी सेल कर रहा होता हूँ, कितने टाइम पीरियड में वो मुझे पैसे दे रहा होता है। तो डेटर टर्नओवर रेशो, रेशो पढ़े होंगे आप लोगों ने, डेटर टर्नओवर रेशो चेक कर लूंगा। मैं डेटर टर्नओवर रेशो को कंपेयर करूंगा प्रायर ईयर से, क्या प्रायर ईयर में भी इतना ही डेटर टर्नओवर रेशो होता है ना, अगर इंक्रीज भी हुआ है तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सा होना चाहिए। तो ये हिसाब किताब है सर। ठीक है। अगर आप अब यहाँ जाके ये रीड कर लेंगे तो सर आपको ये डेटर कवर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, अगर किसी डेटर ने क्रेडिट नोट आपको इशू किया है, किसी डेटर ने सर आपको डेबिट नोट इशू किया है, किसी डेटर तो डेबिट नोट इशू नहीं करेगा, सॉरी, क्रेडिटर ने आपको क्रेडिट नोट इशू किया है, तो सर अब क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो भी मैं क्या चेक करूंगा, सैंपल पे मैं उठा के चेक करूंगा क्रेडिट नोट जो डेटर का इशू किया हुआ है। ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। अब यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड कर लें, तो फिर मैं इस डेटर की प्रोविजनिंग आपको पढ़ाऊं सर। प्रोविजनिंग जो होती है, प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट।
जिस तरीके से हमने ट्रेड रिसीवेबल किया ना, उसी तरीके से ट्रेड पेएबल है, उसका उल्टा ले लें ट्रेड पेएबल है। वहां पे डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, यहाँ पे सर क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है। यहाँ वहां पे भी लिस्टिंग में ट्रेड डेटर की लेता हूँ, यहाँ ट्रेड पेएबल की लूंगा। सर वहां पे मैं डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट को कंपेयर करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, परचे सेल्स लेजर में से उठा के। यहाँ पे सेल्स की जगह पे मैं परचे लेजर से लिस्ट उठा के और कंपेयर करूंगा क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और अगर कोई डिफरेंस होगा तो सर डिफरेंस किसके अंदर, वहां पे किसके अंदर डिफरेंस आ रहा था, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर सर डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल्स लेजर में। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होगा, क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर में। और सर मैं इसकी रिकंसिलेशन चेक कर लूंगा। वहां पे मैं डेटा टर्नओवर रेशियो चेक कर रहा था और कंपेयर कर रहा था प्रायर ईयर से। यहाँ पे मैं सर अगर कोई बड़ा डिफरेंस था इन्वेस्टिगेट कर रहा था, यहाँ पे सर मैं क्रेडिटर रेशियो टर्नओवर रेशियो कंपेयर करूंगा, उसको क्या करूंगा प्रायर ईयर से कंपेयर करूंगा। सर वहां पे मैं क्या कर रहा था, वहां पे सर मैं डेटर की डेटर में से सैंपल उठा के उनको कंफर्मेशन सेंड कर रहा था, जिसका जवाब एग्री आ रहा था तो ठीक है, नहीं आ रहा था, जवाब एग्री नहीं था तो सर एक्सेप्शन। जवाब सर आ ही नहीं रहा था, जवाब आ ही नहीं रहा था तो सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर रहा था, जिसके अंदर जीडीएन और सर इनवॉइस वगैरह चेक कर रहा था और परचेज ऑर्डर। दूसरी चीज मैं वहां पे सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक कर रहा था, जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसी तरीके से यहाँ पे भी सैंपल करूंगा। क्रेडिटर में से मैं क्या करूंगा सर, उनकी कस्टमर क्रेडिटर जो होंगे उनको कंफर्मेशन सेंड करूंगा। और सर जिनका जवाब एग्री हो गया ठीक है, जिनका जवाब नहीं एग्री हुआ उनके एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन से चेक कर लूंगा, जो कि आयजा 505 में पढ़ के आए। सर अगर जिनका जवाब कुछ ऐसे होंगे जिनका जवाब आएगा ही नहीं, तो उनको सर मैं क्या करूंगा, उनका ये हिसाब किताब होगा कि मैं जो है सस्टेंड प्रोसीजर क्रेडिटर के अंदर मैं उनकी सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, जिसके अंदर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, मैंने परचेज ऑर्डर इशू किया होगा, सर मेरे पास गुड्स आए होंगे, रिसीव होंगे, तो गुड रिसीव नोट बना होगा। और सर क्लाइंट की मेरे पास इनवाइस आई होगी, तो जिसके अंदर मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज सब्सिक्वेंट पेमेंट की होगी, वहां पे सब्सिक्वेंट रिसिप्ट थी, यहाँ पे सब्सिक्वेंट पेमेंट की होगी। सर ये हिसाब किताब है। और सर अगर कोई सेल रिटर्न मैंने परचे रिटर्न मैंने की होगी, तो मैंने बदले में सर क्या इशू किया होगा, क्रेडिट नोट। और सर मुझे मिला क्या होगा, सर डेबिट नोट मिला होगा, ठीक है ना। सर मुझे बदले में इस तरीके से ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है सर, मैंने जो है ना ये मैं डेबिट नोट वगैरह इशू कर लूंगा। तो सर ये अगर ये अब यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक पढ़ लेंगे ना, तो ये आपका सर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें। उसके अलावा ये भी है कि जब मैं परचेजेस वेरीफाई करता हूँ पीएनएल के अंदर, तो मैं वहां पे कट ऑफ टेस्टिंग कर रहा होता हूँ। मैं पीएनएल के अंदर जब परचेजेस वेरीफाई करता हूँ तो कट ऑफ टेस्टिंग करता हूँ। कट ऑफ टेस्टिंग ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट ईयर अगले साल की जो परचेजेस जो है वो मैंने करंट ईयर में रिकॉर्ड ना कर दी हो, जो कि 2019 मेरा ईयर एंड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लोजिंग करते वक्त जल्दी में 2020 वाली जो परचेज है वो 2019 में रिकॉर्ड ना हो गई हो, या 2019 वाली परचेज 2020 में रिकॉर्ड हो गई हो। तो उसकी वजह से सर अगर ऐसा हुआ होगा तो उसकी अगली एंट्री कहाँ पे गई होगी, क्रेडिटर में गई होगी। तो हमेशा कट ऑफ का इफेक्ट भी हम चेक कर लेंगे। तो ये हिसाब किताब है सर, ठीक है। अब आप जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें, तो सर ये आपका क्रेडिटर भी हो जाएगा। आप चेक कर लें सर, बिल्कुल आसान से है। अगर एक दो में समझ जाऊंगा ना, अगर मैं एक दो सस्टेंड प्रोसीजर समझ जाऊंगा, तो बाकी मुझे पूरे याद हो जाएंगे खुद ही से। जल्दी से इसको रीड कर लें तो आगे